हाय दिस इज आतिफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर जो कि द लास्ट लेसन है उसकी स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। हम लोगों ने इसकी आधी स्टोरी यानी आपके बुक का पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 का जो लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है वहाँ से हमको आज की इस वीडियो को यानी आज की इस स्टोरी को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस स्टोरी को कवर कर रखा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस की थी, किस तरीके से जो है प्रसिया जो एक कंट्री है वो फ्रेंच पर कब्जा करती है अपना, उनके फ्रेंड के अल्सेस और जो लॉरेंस सिटी होता है वो उनके कब्जे में आ जाता है। उसके बाद उन पर जो है वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली नहीं जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोली और पढ़ाई जाएगी। तो स्कूल पर क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी इस वजह से, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। लास्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रेंच के टीचर थे यानी एम हैमेल, वो समझा रहे थे किसको, फ्रेंच को, कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है कि हमने पढ़ा नहीं अच्छे से। तो उसके बाद यहाँ से स्टोरी को हमको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से अब हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स सो एज to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? मतलब यहाँ पर एम हेमेल सर जो है बता रहे हैं, फ्रांस को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे ना वो खुद इतने ज़्यादा एंसियस नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। एंसियस का मतलब होता है कि इतने वरीड नहीं थे, इतने चिंतित नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ाएं। ठीक है, वो तुम्हें भेज देते थे फार्म पर यानी खेतों में काम करने के लिए भेज देते थे, या फिर मील पर जो है काम करने के लिए भेज दिया करते थे ताकि और पैसे आ सकें। ठीक है, एंड आई, और वो खुद को, एम हेमेल जो है वो खुद को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, तुम्हें जो है, मुझे जो है तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजना था। वो बता रहे हैं कि मुझे जो है तुमको भेजना नहीं चाहिए था मेरे फूलों में पानी देने के लिए, कि जाओ मेरे फूलों में पानी दे दो। ठीक है, पढ़ाने के बजाय वहाँ पर जब वो भेज देते थे फूलों में पानी देना। और कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी, वो जो मैं मछली मारने चला जाता था तो तुम्हें छुट्टी दे देता था, तुम्हें पढ़ाता नहीं था। ठीक है, तो वो सब मुझे नहीं करना चाहिए था। वो खुद पर भी ब्लेम करते हैं कि मेरी भी इसमें गलती है। फूलों में पानी देने भेज देता था और क्या करते थे, मछली पकड़ने जाते थे तो छुट्टी दे देते थे। ठीक है, then from one timing to another, M. Hamel went to talk of a French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. उसके बाद ये एम हेमेल क्या यहाँ पर बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल यानी बहुत ज़्यादा सुंदर, और कहते हैं क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। बहुत अपने लैंग्वेज की मतलब तारीफ करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। वो कहते हैं हमें इसे क्या करना है, बचा कर रखना है। ठीक है, हमें इसे बचा कर रखना है, कभी इस लैंग्वेज को भूलना नहीं है। जब हम इसे बचा कर रखेंगे ना तो हम पूरी तरह से किसी के कब्जे में नहीं रहेंगे। अपनी लैंग्वेज को अगर हम बचा कर रखेंगे तो हम पूरी तरह से किसी के कब्जे में नहीं रहेंगे। और जो एक कहते हैं ना ताले की चाबी, तो वो इस लैंग्वेज को क्या किससे कंपेयर कर रहे हैं, ताले की चाबी। उस लैंग्वेज को चाबी से कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो ताला है ना, वो लैंग्वेज जो हमारी है वो ताले की चाबी है। मतलब वो कब्जा जो कर लिए हैं कंट्री पर, जो बंद कर दिए हैं एक तरह से कह सकते हैं, उसकी जो चाबी है उसे खोलने के लिए वो हमारी लैंग्वेज ही है। वो ऐसे कुछ कंपेयर करते हैं, इस तरह से अपनी लैंग्वेज को तारीफ करते हुए, और उसके बाद उसको बताते हैं किस तरीके से इसको हमें सेव रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताले की चाबी जैसी है। ठीक है, अगर ये हमारे पास लैंग्वेज रहेगी तो ताला तो खुल सकता है अगर चाबी है, तो बस वही वो बताते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। अभी हमारे ग्रामर की बुक को ओपन करते हैं, ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं जो है मतलब
इतना खुश हुआ कि मैं कितना ज़्यादा समझ पा रहा था, मुझे अब कितना ज़्यादा समझ आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our hands at one stroke. ये बता रहे हैं कि आज जो है ना इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप भी अगर देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम जो है लास्ट टाइम में एकदम एग्ज़ाम है, मतलब आप साल भर से कुछ नहीं पढ़े हैं, कल से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे करते करते आप चले आ रहे हैं। और अगर वो लास्ट का जो समय आ जाता है, ठीक है, जब एकदम 1 से 2 दिन बचता है, और अगर हम 1 से 2 दिन पहले पढ़ने जब बैठते हैं या कोई हमें पढ़ा रहा होता है, किसी तरह से भी हम पढ़ते हैं तो कितना अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। तो वही हमारे दिमाग में आता है, काश ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ लिए होते, काश ये चीज़ हम पहले कर लिए होते। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ वो बता रहा है फ्रांज क्या कह रहा है कि मैंने इस चीज़ को इतनी केयरफुली सुना ही नहीं था पहले, ठीक है, और अगर आज मैं सुन रहा हूँ तो कितना समझ में आ रहा है। क्या ये इन्होंने इतने पेशेंट के साथ कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया, ऐसा कुछ है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ये ऐसा लग रहा था कि जो ये हमारे एम हेमेल सर है, पुअर मैन, ये हमें पूरी तरीके से जाने से पहले अपनी जितनी इनकी नॉलेज है वो सब दे के जाना चाहते हैं। ऑल इंटू आवर हेड्स एंड वन स्ट्रोक, एक ही बारी में हमारे पूरे दिमाग में वो अपनी सारी नॉलेज को क्या करना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर खत्म होने के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग का लेसन होता है। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए उनके पास एक नई कॉपी थी। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड, मतलब ब्यूटीफुल यानी साफ साफ शब्दों में लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some whistles flew in, but nobody paid attention on them. Not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ वो थे एम हेमेल सर थे, वो नई कॉपी लाए थे, उसके ऊपर वो कैसे ऐसे राउंड घुमा के हाथ को लिखते हैं ब्यूटीफुली, बड़ी सुंदर राइटिंग में वो क्या लिखते हैं, फ्रांस एल्सेस। ये एल्सेस क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब स्टोरी जब स्टार्ट की थी कि एल्सेस और लॉरेन फ्रांस का पार्ट है। यहाँ एक मैप आपकी बुक में दिया है, तो ये लॉरेन और ये एल्सेस है, यहाँ पर ये जर्मनी है। तो ये जो जर्मनी है ना, ये इस फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन पार्ट पर इनका कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो इन्हीं पर जो है अब ये अपनी लैंग्वेज को मतलब उतार दी है कि अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये दोनों क्या है। तो यहाँ पर ये जो है ना, इधर ये है लॉरेन और ये है एल्सेस, ये दोनों फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर है जर्मनी, तो जर्मनी का जो है कब्जा कहाँ पर हो चुका है, लॉरेंस और एल्सेस पर। और जर्मनी ने लॉरेन और एल्सेस मतलब कब्जा करके उसके बाद कहा कि अब इनके स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वही हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये लॉरेन और एल्सेस यहाँ है, तो वही चीज़ जो है एम हेमेल लिखते हैं, फ्रांस एल्सेस कहाँ पर लिखते हैं, बोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बात वो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो लिखी थी ना, वो स्कूल के मतलब ऐसे रूम में जैसे लग रहा था कि टंगा हुआ हो डेस्क के ऊपर रॉड पर। ठीक है, वो सीन देखना था आपको, मतलब बता रहे हैं कि आपको वो सीन देखना था किस तरीके से सारे लोग अपने काम में जुटे हुए थे। पूरी मतलब एकदम माहौल शांत सा था, सब कुछ एकदम चुपचाप, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर कुछ चीज़ सुनी जा सकती थी तो वो एक चीज़ थी, पेपर पर पेन चलने की आवाज़, यानी कुछ लिखने की आवाज़ आ रही थी, और जो सब लिख रहे थे सिर्फ वही पेपर पर पेन की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती थी, उसके अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बिटल्स फ्लू मतलब एक मक्खी टाइप, मतलब क्लास में उड़ रही थी, मक्खी कह सकते हैं, उसकी आवाज़ जो है आ रही थी, बट लेकिन कोई उस पर नोटिस नहीं करता है। उसके बाद ये बताते हैं कि पिजन जो कबूतर होता है ना, वो ऊपर रूफ पर छत पर जो है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो फ्रांज कहते हैं
फ्रांज क्या कहता है कि क्या ये जो है इनको भी बोल देंगे, इस पिजन को भी कहेंगे कि जर्मन भाषा में बोलो। तो ये इसका फ्रांज का कहने का मतलब था। कितना ही गुस्सा थे अपनी कि इनकी लैंग्वेज छिन चुकी है, तो इसीलिए वो ऐसे कहता है क्या अब ये पिजन को भी कहेंगे कि तुम फ्रांस की लैंग्वेज में मतलब मत बोलो, जर्मन लैंग्वेज में बोलो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये बोलता है, तो ये इसका मतलब ये निकलता है कि ये कहना चाहते हैं कि तुम किसी एक कंट्री पर कब्जा कर सकते हो, उसकी धरती पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन उसका जो नेचर है, ज़मीन तो कब्जा कर लिया, लेकिन जो उस कंट्री का नेचर है, जो वहाँ पर चिड़ियाँ हैं, ठीक है, उस पेड़ पौधे हैं, वो सब वैसे ही रहेंगे जैसे वो थे। नेचर पर आप कभी किसी कंट्री के कब्जा नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस कंट्री के ज़मीन को कब्जा कर सकते हो, यही चीज़ बताना चाहते हैं। तो पिजन को कह रहा है कि आप उनको भी ज़बरदस्ती पिजन को भी जर्मन बुलवाओगे, ऐसा कुछ यहाँ पर फ्रांस कहता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। वेन एवर आई लुकड अप, जब मैं ऊपर देखता हूँ, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते समय जब मैं ऊपर देखता हूँ, आई सॉ एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in same place with his garden outside the window and his class in front of him. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, फ्रांस कहते हैं कि जब मैं लिखते टाइम लिख रहा था, उसके बाद जब मैं ऊपर देखता हूँ एम हेमेल सर को, तो वो जो है अपने चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए थे और चीज़ों को इधर उधर देख रहे थे। गेजिंग मतलब क्या होता है? गेजिंग मतलब होता है एक दूसरी चीज़ को जो है देख रहे थे। गेजिंग फर्स्ट मतलब पहले एक चीज़ को देखते फिर किसी और चीज़ को। ऐसा लग रहा था कि वो जाने से पहले पूरे क्लासरूम का जो हर एक चीज़ है उसको अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं। और वो जो है यहाँ पर 40 साल से इसी सेम प्लेस पर जो है वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके बाहर ये जो विंडो से जो बाहर गार्डन है, ठीक है, उनके सामने। उसके बाद जस्ट लाइक डैट ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन वर्न एंड स्मूथ। ये जो बेंच है, टेबल है, डेस्क है, यही सिर्फ स्मूथ हो गई हैं। ठीक है, उन चेंज क्या क्या हुआ है अब ये बताते हैं कि वो 40 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो डेस्क है, बेंच है, ये सब स्मूथ हो चुकी हैं। ठीक है, द वॉलनट ट्री, जो वॉलनट का ट्री है गार्डन में, वर्टालर, वो बड़ा हो चुका है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो होप वाइन का ट्री है, ठीक है, जो उन्होंने लगाया था हिमसेल्फ खुद से, वो भी जो है बड़ा हो चुका है। विंडो से अब छत तक मतलब रूफ तक वो पहुंच चुका है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना उनको मतलब दुख ही हो रहा था, दुख हो रहा होगा। ये कौन सोच रहा है सारी चीज़ें? फ्रांज सोच रहा है कि इतना दुख कितना उनको हो रहा होगा ये सारी चीज़ छोड़कर जाने पर। ठीक है, पुअर मैन, वो फिर यही पुअर मैन का इस्तेमाल करता है यहाँ पर एम हेमेल के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अब पैकिंग देयर ट्रंक फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। तो वो बताते हैं फ्रांस की उनकी सिस्टर जो है छत पर मूव कर रही थी, ऐसे मतलब चल रही थी, पैकिंग कर रही थी अपने ट्रंक्स को, जो उनका बैग था, लगेज था, वो भर रही होती हैं। अब वो लोग कल जो है इस कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे। But he had the courage of hear every lesson's very last. After the writing we had a lesson in history and then the babies chatted their ba, be, be, bo, boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hand spelled the letters with them. You could see that he was crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या फ्रांज कह रहा है? कह रहा है कि मतलब जब हम लोग लिख चुकते हैं, लिख चुकते हैं, तो उसके बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन होता है। तो नीचे जो बच्चे होते हैं ना, वो चैंटेड मतलब बोल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, क्या बा बे बी बो बू, ऐसा कुछ वो लोग पढ़ रहे होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि ABCD अपने यहाँ पढ़ते हैं ना, ABCDEFG, पूरा बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्लासेस में। उसके बाद उसी तरह से कुछ वहाँ पर बच्चे जो है ये बा बी बे बू पढ़ रहे होते हैं नीचे। और उसके बाद बताते हैं कि जो होल्ड हाउसर होते हैं पीछे बैठे हुए, वो निकालते हैं अपनी प्राइमर और अपने चश्मे को लगाते हैं और वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो मतलब यू कुड सी दैट, वो जो है जब लेटर को पढ़ना चालू करते हैं तो उनकी वॉइस जो थी ट्रेम्बल विथ इमोशन, के जो वर्ड्स थे वो कांप रहे होते हैं, उनके इमोशंस कितना वो होते हैं। और क्राइंग मतलब
ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ये अपने लिए बता रहे हैं कि मैं जब ये चीज़ देखता हूँ मुझे कितना फ़नी लगता है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे किसी को रोते हुए देखा था, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था, और ये सारी चीज़ जो मैं देख रहा था, हाउजर किस तरह से बुक को, प्राइमर को पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी टंग जो है ट्रेम्बल, वॉइस जो है ट्रेम्बल कर रही थी, वॉइस कांप रही थी, वो ऐसे मतलब लग रहा था कि वो रो रहे हैं, रो देंगे अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि वो मेरे लिए फ़नी भी था और मुझे हंसना रोना दोनों आ रहा था, क्योंकि ये चीज़ मैं किसी को रोते हुए पहली बार देख रहा था। और वो बताते हैं ये मैं अपना लास्ट लेसन कभी नहीं भूल सकता। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब बताते हैं कि 12 बजे, मतलब चर्च की जो क्लॉक थी वहाँ के 12 बजे जो 12 पर बज जाती है। Then the Angles at the same moment the trumps of Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. क्या कहते हैं यहाँ पर बताते हैं कि अब 12 बज गए थे, मतलब 12 के लगभग जो है वो हमारे चर्च की जो क्लॉक थी वो बज चुकी थी। उसके बाद जो है उसी समय ट्रम्प्स मतलब वो एंगलस का जो वो भी बजने लगता है, और वो बताता है कि अब प्रूसियन सोल्जर जो है ड्रिल करके आ रहे होते हैं, ऐसा साउंड होता है। वो विंडो से देख रहे थे, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, फ्रांज कहते हैं कि जब मैंने देखा एम हेमेल को, वो खड़े थे तो उनका चेहरा जो है सफ़ेद मतलब लग रहा था, ऐसे चेहरा सफ़ेद हो चुका है। वो चेयर पर खड़े होते हैं ऐसे चेयर के पास। उसके बाद वो कहता है कि मैंने उनको इतना सीधा खड़ा हुआ कभी नहीं देखा था। और फिर एम हेमेल कहते हैं माई फ्रेंड सेड ही, एम हेमेल कहते हैं माई फ्रेंड आई, बट उसके बाद समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ ऐसा बोलते हैं आई माई फ्रेंड्स आई, लेकिन वो आगे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही व्रॉट एज सो लार्ज ही कुड। यहाँ क्या कहता है कि जो है वो चौक कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद वो घूमते हैं, फिर चौक लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा लिखते हैं वीव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। वो रुकते हैं और अपने सिर को जो है उस वॉल पर, जो दीवार होती है उस पर ऐसे रख लेते हैं। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से ऐसे हाथ को हिलाकर बोलते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, मतलब स्कूल ख़त्म हो चुका है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 5 से 10 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से रिपीट हुए हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो कब मिलेंगे, जब ये पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना। आप अभी क्वेश्चंस को, ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, ठीक है। व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये 3 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस का आप लोग अपने आप से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे इसके, लेकिन खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। अब अगला हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, ठीक है। क्या वहाँ पर चेंज करने का ऑर्डर आया था बर्लिन से, स्कूल पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है उस समय, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रांच फीलिंग अबाउट द एम हेमेल एंड स्कूल चेंज, स्कूल में जो बदलाव हुए उसके बाद एम हेमेल सर को लेकर क्या फ्रांच की फीलिंग थी, ये बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग हम लोगों ने खत्म कर ली। अब इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, खुद से बना के ना लिख पाइएगा तो उसके बाद पहले तो खुद से लिखने की पूरी कोशिश कीजिए। इस चैप्टर में क्या क्या हुआ उस सारी चीज़ों को सोचिए, उसके बाद लिखिए, फिर आप उस क्वेश्चन को, आंसर क्वेश्चन का क्या होगा वो फिर आप देख सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पिछले 5 से 10 साल में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी आपको मतलब नोट्स के फॉर्म में वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो जल्द मैं आपको दे दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। आगे हम सारे चैप्टर्स को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और
जल्द से जल्द आपका सिलेबस इंग्लिश का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर तो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्द एक नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।